ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया फिजिक्स में और आज डे 6 है ना। क्या है? डे 6। तो हमने मोशन किया है, डिफरेंट बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन किया, फिर हमने एवरेज स्पीड किया, फिर वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। अब हम आ चुके हैं कहाँ पे? एक्सेलरेशन। तो हमारी जर्नी कहाँ पहुँच गई है? एक्सेलरेशन। तो कुछ थोड़ी सी ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट डीप बातें अभी बताऊंगा, तो बहुत फोकस के साथ ना हमें सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या होता है कि जनरली आप जैसे 8 9 क्लास में हो, है ना, तो आपसे पूछा जाए स्पीड, तो स्पीड का मतलब क्या बोलते हो आप? डिस्टेंस बाय टाइम। बट वो क्या है? गलत है। क्या है? जो स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू जो आप बोलते हो डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या है? हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। क्या है? बहुत सारे फॉर्मूले। तो बहुत केयरफुली समझना होगा कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, और हर फॉर्मूले का कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन है कि हम उसको अप्लाई कहाँ करेंगे। जैसे स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एक ये फॉर्मूला है। क्या इसका टर्म एंड कंडीशन? इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है? कि ये एवरेज स्पीड बताता है। क्या बताता है ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, कितने टाइप्स के टोटल स्पीड है? बताओ फास्ट फास्ट। अरे आराम से, पहले एवरेज स्पीड, हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड हो गया। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कब कब यूज करेंगे? यूनिफॉर्म के केस में। तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि कहीं ये यूनिफॉर्म का केस तो नहीं है। अगर यूनिफॉर्म का केस हुआ तभी ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। एवरेज का केस हुआ तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यूज करेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें बच्चे दो केसेस होंगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इसमें वेलोसिटी या स्पीड क्या होना है? चेंज होना है। यूनिफॉर्म का मतलब नो चेंज, स्पीड या वेलोसिटी इसमें चेंज नहीं हो रहा है। बात है समझ में? अब जो चेंज हो रहा है, तो इसको हम दो ग्रुप में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्यों हो रहा है चेंज? इसका कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? एक्सेलरेशन। ये क्यों नहीं हो रहा चेंज? नो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं। ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का रोल नहीं है, इसलिए कहीं फॉर्मूले में एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या? क्योंकि है ही नहीं। क्यों हुआ चेंज? क्योंकि यहाँ पे वो कॉज क्या है? एक्स। तो इसके फॉर्मूले में एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब एक्सेलरेशन जो है वो टू टाइप्स में हो सकता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो, एक्सेलरेशन क्या हो? फिक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं हम? दूसरा क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन खुद भी चेंज हो रहा हो। एक्सेलरेशन क्या हो रहा हो? चेंज, है ना। और वेरिएबल भी बोल सकते हैं। वेरिएबल का मतलब वेरी, वेरी का मतलब चेंज होना। ये वेरी, इसका मतलब क्या होता है? चेंज होना। यहीं से वर्ड आया है क्या? वेरिएबल। ठीक है, तो चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन। अच्छा, कॉज क्या है एक्सेलरेशन का? चेंज करना। किसे? वेलोसिटी को। किसे? तो वेलोसिटी को जो चेंज कर रहा है एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू फिक्स भी हो सकती है, या वो खुद भी क्या हो सकता है? वो खुद भी चेंज हो रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है वो? वेलोसिटी को। बट यहाँ पे वो खुद चेंज नहीं हो रहा है, बट वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। बात आया समझ में? अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो फिर हमारे पास इक्वेशन के थ्री, मोशन के थ्री इक्वेशन है। v इक्वल टू यू प्लस
80। ये बिल्कुल देखो, मुझे बिल्कुल सारी चीज़ें टिप्स पे है कि एवरेज है तो मुझे क्या करना है, यूनिफॉर्म है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एक्सेलरेशन है तो पहले मैं रुक के देखूंगा कहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट का केस है या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो प्रॉपर टिप्स पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। एक चीज़ और मुझे याद रहता है इसमें कि इसमें सब कुछ वेक्टर है, बस केवल टाइम स्केलर है। ये जो टाइम है यही क्या है, स्केलर है, बाकी सारी कुछ क्या है, वेक्टर। ये क्या है, v, शुरू हो गया फिर, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, a क्या है, तो ये तीनों वेक्टर है। इसमें टाइम क्या है, s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर होता है और स्केलर नहीं है, ये क्या है, वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है। जनरली हमें लगता है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल है, एक्सलेशन है। ये सारी बाकी चीज़ें समझ में आ गया, बात है समझ में। तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि एवरेज में मुझे क्या करना है, यूनिफॉर्म में मुझे क्या करना है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कौन चेंज कर सकता है उसे, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है, फिक्स हो सकता है या खुद चेंज हो रहा हो। फिक्स होगा तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें टाइम को छोड़ के बाकी सारे वेक्टर हैं और टाइम क्या है, स्केलर है। अब अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। फिर क्या यूज़ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का एक डीप कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो यूज़ होगा। क्या क्या यूज़ होगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और ये मैथ के बड़े प्यारे से कंसेप्ट्स हैं। तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम के हिसाब से हमें देखना होगा कि मुझे करना क्या है। दो चीज़ें होती है, स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, एक रट्टेबाज कि उसने रट्टा मार लिया, स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कुछ भी होगा वही बस यूज़ करता रहेगा वो, उसको देखना ही नहीं है कि केस क्या है, एवरेज का केस है, यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है, उसे कुछ समझ में तो आया नहीं, उसने क्या किया, केवल रट्टा मारा। और दूसरा स्टूडेंट होता है जो प्रॉपर तरीके से हर एक बेसिक कंसेप्ट को बहुत डीप में और बारीकी से उसको क्या कर रखा है, समझ रखा है। फिर वो जब वो क्वेश्चन रीड करता है ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरा वहाँ पे उसको हेल्प कर रही होती है कि यार ये तो ये केस है और इस केस में तो सर ने बताया था कुछ ऐसा करना है। अंडरस्टैंडिंग जिसने किया है, और जिसने किया ही नहीं है, यार इसमें क्या करूँ, अच्छा चलो ये फार्मूला था, फार्मूला यूज़ करो। तो एक बच्चा होता है फार्मूला ओरिएंटेड कि फार्मूला फार्मूला बस लगाना है, और दूसरा बच्चा क्या होता है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। तो आपको क्या बनना है, क्या बनना है, तो ये जो अभी मैंने ये जो टेबल के फॉर्म में ये सारे कंसेप्ट बताया, ये मतलब बहुत सारे कंसेप्ट का एक बोल सकते हैं समरी है, और ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोशन वाले चैप्टर में। तो ये बिल्कुल नोट्स में भी होने चाहिए और साथ साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह हमारे, देखा है क्रिस्टल क्लियर क्या होता है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर का मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा भी उसमें कहीं पे क्या नहीं होंगे, स्क्रैचेज नहीं होंगे, दाग धब्बे नहीं होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो वैसे ही कंसेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्या रहना चाहिए। देखो मेरे पास है ना कि मुझे पता है कि एवरेज में क्या करना है, यूनिफॉर्म में क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या करना है। इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, एक्सेलेशन चेंज हो रहा है या फिक्स है या वेरिएबल है, तो फिर मैं ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन में टाइम ही स्केलर है, बाकी सारे क्या हैं, वेक्टर। ये भी पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि ये डिस्टेंस नहीं होता है, क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, नोट्स में होनी चाहिए, बात है समझ में। तो ये जो अभी हमारा जो टॉपिक था एक्सेलरेशन, तो हम इस पे ही बात करेंगे। अगर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, ज़्यादातर हमें कांस्टेंट पे ही अभी फोकस करना है, एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है उस पर अभी हमें फोकस नहीं करना। आज हम केवल क्या किस पे वर्क करेंगे, कांस्टेंट वाले एक्सेलरेशन के केस पे। ठीक है, तो सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, बस छोटी मोटी और कुछ बातें बता देता हूँ कि जैसे एसआई यूनिट,
एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अभी मैंने 11th क्लास में 2-4 बच्चों को देखा, ये पता ही नहीं था उन्हें, तो पता ही नहीं 9th में पढ़ते क्या है वो। फिर डायमेंशनल फार्मूला, मैंने बहुत अच्छे से प्रोसेस बता दिया कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इसमें भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब फिक्स है, क्या है ये? फिक्स है। और जब फिक्स होता है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ यूनिफॉर्म में तो एवरेज स्पीड का लगता है ना, नॉन यूनिफॉर्म में लगते हैं ना 3 इक्वेशंस क्या? जो अभी बता रहे v इज इक्वल टू। हाँ देखो, इसने बहुत अच्छी बात पकड़ी। नॉन यूनिफॉर्म में ये 3 इक्वेशन यूज करते हैं या यूनिफॉर्म में? नॉन यूनिफॉर्म सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यही बता रहा हूँ कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बताया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो। वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। उसके अंदर 2 केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं उसके अंदर? 2 केस। क्या? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये क्या है? एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है? यूनिफॉर्म है, बट जो मोशन है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन का मतलब चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? बट एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। बात है समझ में अब? और ये यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात ये यही कह रहा हूँ ना कि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, केवल ऊपर ऊपर चीज़ों को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं ना। आपको नहीं बोल रहा हो, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म, तो उसको ये नहीं पता कि ये यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। क्या है यूनिफॉर्म? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, फिक्स है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्या है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। बात आ गया समझ में अब? अरे बात आ गया समझ में? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन का क्या वर्क है? वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसको? मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी क्या है? चेंज। नॉन यूनिफॉर्म है। बात आ गया समझ में? फिर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? एक्सेलरेशन मतलब एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एसआई यूनिट और डायमेंशन। और ये सारे कंसेप्ट हमने काफ़ी डीप में कर रखा है ना। हम स्पीड, वेलोसिटी, क्या क्या बातें कर रखे हैं, तो सारी चीज़ें हमें डीप में पता है। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की तरफ ही मूव करेंगे। ग्राफ को हम बिल्कुल सेपरेटली, ग्राफ का अलग से क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगा, डीप में बात करेंगे ग्राफ को। अभी हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, ग्राफ को हम सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट कुछ बेसिक थियरी क्वेश्चन है इसमें कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लाइज अलोंग, किस डायरेक्शन में होता है? इधर देख रहा है, इधर इंपॉर्टेंट सा है ना, कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर है स्केलर है? सर एक्सेलरेशन वेक्टर है। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। तो किधर होगा डायरेक्शन? इधर देखना, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऑल ऑफ दिस क्या होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, और किसी का कोई दूसरा ऑप्शन? तो अभी क्या आप तुक्के लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? समझना पड़ेगा यार, बिना समझे फिर फिजिक्स नहीं होता। मैं बोलूँ डायरेक्शन ऑफ, देखना अभी ना थोड़ी सी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी क्या होता है? पता है आपको वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन, और चेंज इन पोजीशन के लिए हम एक दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? अब एक्सेलेरेशन का टॉपिक चल रहा है तो हर बार में एक्सेलेरेशन ही तेरा निकलता रहेगा। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम?
तो यही मैं बता रहा हूँ बच्चे कि ना सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है, क्रिस्टल क्लियर, है ना। तो व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ, या दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये नोट्स में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो दोनों रेट हैं, एक्सेलेरेशन भी रेट है, एक्सेलेरेशन भी क्या है, रेट है, और वेलोसिटी भी क्या है, रेट है। बट ये चेंज इन पोजीशन का रेट है, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जिसका ये रेट है उसी के डायरेक्शन में होगा। एक्सेलेरेशन किसका रेट है, हाँ, एक्सेलेरेशन किसका रेट है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का नहीं, किसका, चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है वेलोसिटी, तो किस रेट से चेंज हो रही है उसको बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब थोड़ा प्यार से सुनना इधर। जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या इसका सेंस क्या है, यहाँ से एक्सेलरेशन का रेट है, यहाँ से इसका सेंस क्या है कि हर एक सेकेंड पे वेलोसिटी में 2 का चेंज होगा। हर एक सेकेंड में क्या होगा, वेलोसिटी 2 का चेंज होगा। अगर वेलोसिटी अभी 10 है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, 2 का चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट अगले सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 14। तो एक्सेलरेशन यही बता रहा है कि वेलोसिटी में हर एक सेकेंड में कितना चेंज होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पता ही नहीं रहता कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्चुअल में बता क्या रहा है, एक्सेलरेशन का क्या रोल है, चेंज करना, क्या करना, तो साथ साथ ये भी एक्सेलरेशन बताता है कि इतने से वेलोसिटी चेंज होगा। कितने से यहाँ चेंज हो रहा है, तो हर बार एक सेकेंड में क्या होगा, वेलोसिटी 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस होता है, क्या होता है यहाँ पे, तो ये माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी चेंज होगा बट डिक्रीज होते हुए। तो 10 है तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वेलोसिटी 10 है इनिशियली, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 7। क्या खतरनाक कैलकुलेशन है, बात आया समझ में। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है कि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है बट कैसे चेंज हो रहा है वो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके पास होता है कि दो का चेंज करना है, या तो दो का इंक्रीज करना है या दो का डिक्रीज करना है। तो किसके बारे में बात कर रहा है एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी के चेंज के बारे में, ना कि वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, चेंज, किसका चेंज, वेलोसिटी। तो कहीं पे भी एक्सेलरेशन लिखा है ना, जैसे जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी, वो उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 9.8 क्या हो जाएगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन किसके बारे में बताता है, कि वेलोसिटी हर एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जिसके बारे में बात करता है उसी के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इनिशियल की तरफ, फाइनल की तरफ, या चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। बात आ गया समझ में। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी डीप कंसेप्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ। और नोट में रखोगे नहीं फिर कोई फ़ायदा नहीं, नोट्स और ब्रेन दोनों में होना चाहिए। तो फिर क्या होगा आंसर, तो ये क्या हो गया ऑप्शन रॉन्ग। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर होगा, है ना। ये बहुत हाई कंसेप्ट की चीज़ें हैं, बट आपको अभी 8 और 9th क्लास में सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप क्या बनो, तोप बनो, जाके आईआईटी की जब प्रिपरेशन करो फिर वहाँ पे खतरनाक तरीके से मार्क्स लेकर आओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉस अ कॉइन इफ द कॉइन फॉल बिहाइंड हिम। बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये।
देखना बच्चे, क्या कह रहा है कि अ पैसेंजर इज मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन के अंदर है, टॉस कर रहा है कॉइन को, द कॉइन, अच्छा कॉइन किधर जाएगा फिर? सर उसके अगर आप मूविंग ट्रेन में हो और कोई कॉइन या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर क्या कर रहे हो आप, थ्रो कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, वो कहाँ फॉल होता है? आपकी हैंड में, या थोड़ा सा आगे, या पीछे? पीछे पीछे किधर? पीछे पीछे होता है? कभी ट्रेन में बैठा नहीं क्या? सर पीछे कभी ऐसे ट्रेन में ऐसे खेला वाला है? नहीं? तो कहाँ जाता है, पीछे वाले के पर्सन के फेस पे चला जाता है, कोई पीछे होता है तो? अच्छा, उतना भी पीछे नहीं जाता। कितने सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार ट्रेन में, बॉल्स वगैरह होता है, ऐसे ऊपर थ्रो करते रहते हैं, फिर कैच करते रहते हैं, थ्रो करते रहते हैं, होता है कैच या पीछे चला जाता है? कैच होता है। तो यहाँ पे 3 केस हैं कि अगर मैं बॉल को क्या करूँ, थ्रो करूँ, तो बॉल मेरे हैंड में भी आ सकता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगा, बॉल आगे भी जा सकता है और बॉल पीछे भी जा सकता है। बट जनरली हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा फील नहीं किए हैं, तो इसीलिए जो हमारा ब्रेन है कह रहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ब्रेन उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जिसे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली फील करते हैं। जैसे रील्स पे आजकल देखो, रील्स है, शॉर्ट्स है, हम इतना प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि ब्रेन को पता है कि सब कुछ क्या है, वही है ना। थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, मोबाइल निकालो यार, थोड़ा सा रील्स देखते हैं, थोड़ा सा क्या देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को प्रैक्टिकली उसी के लिए क्या कर दिया है, ट्रेन, तो उसी को एक्सेप्ट करता है। ब्रेन कभी ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करता कि स्टडी करने से बहुत इन्जॉयमेंट होता है, बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट होगा, क्योंकि अभी तक आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट हुआ है? अरे LKG UKG से अब तक स्टडी करते करते आप 8 9 10th क्लास में आ गए, कुछ अचीवमेंट हुआ? कुछ ऐसा अचीवमेंट नहीं हुआ। तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि यार स्टडी करने से हुआ क्या है, कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है। बट किसी पर्सन ने स्टडी के थ्रू ग्रेजुएशन कर लिया, मे बी IIT वगैरह से, और करोड़ों का पैकेज उठा रहा है, तो फिर उसको लगता है कि हाँ स्टडी करने से ही सब कुछ। बात आ रहा है समझ में? तो वैसे ही क्या बच्चे कि अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उसी चीज़ को हमारा ब्रेन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज रिजेक्ट करता है। तो कभी हमने ऐसा फील ही नहीं किया कि हमने ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन के साथ साथ, है ना, और कोई बॉल वगैरह या कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो आगे चला गया। ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हो सकता है ऐसा? बट हो सकता है, बट कभी हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को फील किया ही नहीं है, इसीलिए हमें हमारा जो ब्रेन है या खुद हम हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कैसे थ्रो करोगे और वो आगे कैसे जा सकता है? जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, या बिल्कुल उसी सेम उसी डायरेक्शन में हमारे हैंड में भी आ सकता है। कैसे? तो इससे पहले एक और मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से अच्छे क्वेश्चन जो हायर लेवल के होते हैं वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है कंसेप्ट को। सपोज डैट आप ऊपर की तरफ लिफ्ट से जा रहे हो, या किसी ऐसे किसी भी चीज़ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, और आपने बॉल को ऐसे अपने हैंड से क्या कर दिया, ड्रॉप, क्या किया उसको, ड्रॉप। तो बॉल जाएगा किधर, नीचे। किधर जाएगा? और ये रॉन्ग है आंसर, बॉल नीचे नहीं जाएगा, बॉल किधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा। बॉल किधर जाएगा, वो ऊपर। बट प्रैक्टिकली कभी हमने इसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ ना, नहा हुआ कर अच्छे से आया कर, पूरा जमाई ले रहा है, डीएक्टिव मोड में है। बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे कॉज है ना। तो एक्टिव बनो थोड़ा सा, IIT बड़ी चीज़ है, उसके लिए पूरी ना वाइब्रेशन होना चाहिए बॉडी में। तो बच्चे कभी हमने प्रैक्टिकली ऐसा फील ही नहीं किया कि यार हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट की थोड़ी स्पीड स्लो होती है तो वहाँ फील नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा में भी है, कोई पर्सन ऊपर जा रहा है ना, किसी चीज़ से उसको लॉन्च किया जा रहा है, और वो अपने हैंड से बॉल ड्रॉप करेगा, तो वो नीचे नहीं जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। बट हमने प्रैक्टिकली ऐसा किया नहीं है तो हमें फील नहीं आ रहा है। बट कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसको लिंक करने के बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपने ट्रेन में मूव किया आप, तो ट्रेन में जैसे कोई चाय वाला आता है या कुछ ऐसे लोग आते हैं ना, और वो मूविंग ट्रेन से क्या करते हैं, निकलते हैं। तो वैसे ही सेम, ऊपर जा रहे हो आप, मूविंग कंडीशन में हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो, कहाँ जाना चाहिए, वो
नीचे। तो वैसे मूविंग ट्रेन में होता है पर्सन और वो गेट से ऐसे निकलता है, तो जाता किधर है वो? खड़े रह जाता है ऐसे। मूविंग ट्रेन में फिर देखा ही नहीं ना, बात क्या है, आप लोग देखा ही नहीं कि मूविंग ट्रेन से बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, और वो ना ट्रेन चल बेचते रहते हैं, फिर ट्रेन चलती रहती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की स्पीड होती है, फिर वो उतरने की कोशिश करते हैं, और जब वो उतरते हैं तो कहाँ जाते हैं वो? ट्रेन के ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ट्रेन अगर चल रही है और ट्रेन से सडनली ऐसे आप नीचे क्या करोगे? तो फिर आप सीधे ऐसे नहीं बिल्कुल स्टैचू की तरह हो जाओगे, क्या हो गई हमारी बॉडी? आगे की तरफ जाएगी। चल बस में देखा होगा यार, एटलीस्ट बस में देखा होगा कि बस चल रही होती है और किसी का स्टॉप आने वाला होता है, या स्टॉप नहीं होता, उसको उतरना होता है, बट बस वाला स्लो करता है, तो उतरता है तो क्या करता है वो? बस के साथ साथ भागता है। क्या होता है वो? पक्का देखा है ये चीज़? तो अगर हम किसी मूविंग कार या किसी भी चीज़ में होंगे तो हमारी बॉडी के पास भी सेम उसके इक्वल हमारे पास स्पीड होगा। जिस स्पीड से ट्रेन जा रहा है या बस जा रहा है, उसी स्पीड से हमारी जाएगी या नहीं जाएगी? अब बस में हो और बस की स्पीड है 100, अगर आपकी स्पीड 100 नहीं होगा तो फिर आप बस में रहोगे या बस के पीछे रह जाओगे? बट हम तो बस के साथ साथ जा रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी के पास भी कितनी स्पीड है या नहीं है? है या नहीं है? तभी तो हम बस के साथ। बट हम खुद को ऐसे देखते हैं, फर्श के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? तो फर्श के रिस्पेक्ट में क्या लगता है कि मूव ही नहीं कर रहे हैं। बट कोई रोड पे पर्सन हो तो देख रहा होगा तो क्या होगा? आप बस के साथ साथ सेम बस की स्पीड से, तो हमारी बॉडी के पास क्या होगा? बस की इक्वल स्पीड होगा। तो जैसे ही आप बस से नीचे उतरोगे तो हमारी बॉडी के पास क्या है? बस के इक्वल स्पीड, और बस आगे जा रहा है तो बॉडी भी आगे जाएगा। रुकेगा कब? एक्सेलरेशन की वजह से। कैसे? तो जो एक्सेलरेशन का कॉज क्या है ये भी मैंने बताया था, फोर्स। तो जब हम नीचे रखते हैं अपने लेग को तो रोड से फ्रिक्शन मिलता है, फिर धीरे धीरे जाके फोर्स लगेगा हमारे ऊपर, तो एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर वो एक्सेलरेशन क्या कर देगा? धीरे धीरे वेलोसिटी को, धीरे सडनली नहीं, क्या धीरे धीरे, तब जाके पर्सन क्या होगा? वो रुकेगा। कितने बच्चों को बात आ गया, समझ में आया? अब आप मूविंग ट्रेन में हो और उतरने की कोशिश करोगे, तो जितनी ट्रेन की स्पीड होगी उतनी, तो फिर क्या होगा? हम भी आगे। बात है समझ में? अब फिर से देखना, अब ऊपर जा रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी के पास कितनी स्पीड है? जितनी लिफ्ट या जो भी है लॉन्चर वो। अच्छा, जो मेरे पास मेरे जेब में है उसकी ही स्पीड क्या होगी? मोबाइल की स्पीड। इस मोबाइल की स्पीड क्या होगी? जितनी हमारी है, क्योंकि बॉडी के साथ ही जा रहा है। स्पीड स्लो होता है तो क्या रह जाता है? ये मुझसे पीछे रह जाता। अब इसको ड्रॉप करूंगा तो कितनी स्पीड है इसके पास, और किस डायरेक्शन में है? ऊपर। किस डायरेक्शन में मेरी स्पीड? तो इसके पास भी स्पीड किधर होगी? तो ये ऊपर जाएगा। क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। बात आ गई समझ में? जैसे बस से जो कोई पर्सन नीचे की तरफ आ रहा है तो किधर जा रहा है वो? बस की डायरेक्शन में। तो वैसे ही ऊपर जा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट भी किधर जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में। फिर उसके बाद इस पे ग्रेविटी एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, और ग्रेविटी क्या करती जाएगी? इसकी स्पीड को स्लो। क्या करती जाएगी? तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट इसकी स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे। और एक पॉइंट पे जाके स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो हो जाएगा तो अब ये ऊपर, ऊपर कौन लेके जा रहा था? इसकी स्पीड। ऊपर कौन लेके जा रहा था? और जब स्पीड जीरो हो जाएगा तो अब ये ऊपर कहाँ जाएगा? फिर ये नीचे। तो जब मैं ड्रॉप करूंगा तो इसके पास स्पीड है किस डायरेक्शन में? और ये ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी? और फिर क्या होगा? ये नीचे आएगा। जैसे अभी मैं अपने हैंड से इसको थ्रो करूँ तो इसको मैंने एक स्पीड दे दिया। क्या दे दिया मैंने? तो जब मैंने अपने हैंड से इसको थ्रो करके छोड़ूंगा तभी तुरंत नीचे नहीं आएगा, ये कुछ दूर ऊपर जाएगा। क्यों गया ऊपर? क्योंकि इसके पास क्या थी? स्पीड। वो स्पीड ऊपर की तरफ थी, इसको ऊपर ले गया, बट धीरे धीरे क्या हो गया? वो स्लो हो गया। किसकी वजह से? ग्रेविटी। और एक पॉइंट पे जाके क्या हो गया? इसकी स्पीड फिर वहां से रिटर्न होना स्टार्ट होता है।
तो वैसे ही सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पीड दे के छोड़ दिया तो ऊपर गया ना, तो वैसे ही मूविंग है वो भी उसको क्या करता है, स्पीड एक इसको देता है, फिर उस स्पीड से क्या होता है ये, और फिर ऊपर जाने के बाद जीरो होगा, फिर जीरो के बाद नीचे आएगा। अब आ जाओ ट्रेन वाले सिचुएशन में। अगर हम ट्रेन में है तो हमारी बॉडी के पास उतनी स्पीड है, जो बॉल है किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जिस साइड ट्रेन जा रही है। तो बॉडी भी सपोर्टेड 50 मीटर है पर सेकेंड, तो बॉडी भी 50 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और बॉल भी क्या हो रहा है, तभी दोनों एक साथ हैं। एक फास्ट होता है एक स्लो होता है, तो क्या होता है दोनों के बीच में गैप आ जाता है, एक आगे निकल जाता है और एक, बट दोनों की स्पीड सेम है तभी दोनों एक दूसरे के साथ साथ मूव करें। अब बॉल को अब ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, क्या करोगे, बॉल को क्या करोगे आप, बट बॉल के पास भी 50 मीटर पर सेकेंड है, बॉडी के पास भी क्या है, तो बॉल भी आगे जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड से और बॉडी भी क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम लेवल पे, और फिर धीरे धीरे बॉल नीचे आएगा और उसके, बात आ रहा है समझ में। अब देखना दूसरा सिचुएशन, उसी जैसे हमने थ्रो किया ट्रेन एक्सलरेट हो गई, ट्रेन क्या हो गई, एक्सलरेट मतलब स्पीड क्या हो गया, बट इसको हमने थ्रो कर दिया, इसके पास 50 मीटर पर सेकेंड है बट ट्रेन के पास 50 से 60 हो गया, तो हम भी ट्रेन के साथ अटैच है, तो हमारी बॉडी का भी स्पीड क्या हो गया, तो हम क्या हो गया, हमारी स्पीड, तो हम क्या निकल जाएंगे आगे और ये क्या रह जाएगा पीछे। तो ये पीछे भी जा सकता है, कब, जब एक्सलरेशन हो, क्या हो, तो फिर स्पीड उस पर्सन का क्या होता रहेगा, बट इस ये तो अटैच है नहीं ट्रेन के साथ, तो इसको एक्सलेशन का सपोर्ट नहीं। अब देखना ट्रेन क्या हो गई, एक्सलेट ना होकर ब्रेक लगा दिया तो रिटार्ड हो गई, क्या हो गई वो, रिटार्ड का मतलब वेलोसिटी क्या होगी वहां से अब कम, वेलोसिटी क्या होगी, तो अब 50 से हो गया 40, तो बॉडी का भी क्या हो जाएगा, बट इसके पास कितना था, तो ये आगे हो जाएगा और हम, तो ये आगे गिर सकता है। तो आगे कब गिर सकता है ये, जब ट्रेन क्या हो जाए रिटार्ड। ये पीछे कब होगा, एक्सलेट हो, बट साथ साथ कब होगा, जब ट्रेन क्या हो यूनिफॉर्म हो, एक्सलेशन हो ही ना। बात आ गया समझ में, अरे बात आया समझ में, ये हो सकता है। तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता है जनरली कि को जैसे वो होता है ना बलून ऊपर जा रहा होता है, कौन सा होता है बलून वो सर वो उसके अंदर नाइट्रोजन भरे होते हैं। ठीक है, तो उससे कोई पर्सन जा रहा है और वो क्या कर रहा है, एक कॉइन ड्रॉप कर रहा है, तो कॉइन का डायरेक्शन किधर होगा, ड्रॉपिंग पॉइंट पे किधर होगा, किधर होगा डायरेक्शन उसका, अरे ऊपर जा रहा है और उसी समय पर्सन ने क्या कर दिया, अपने जेब से एक कॉइन को ड्रॉप किया, तो कॉइन किधर जाएगा पहले, ऊपर, और फिर ऊपर जाके धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और फिर एक पॉइंट पे जाके स्पीड जीरो होगा, फिर वहां से क्या होगा वो नीचे आएगा, है ना। काफ़ी डीप बातें हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। अब ये सेकेंड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब ये जो भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हो, अगर इसको वीडियो में सुन के प्रॉपर तरीके से अपने लैंग्वेज में क्या करना, नोट करना, बहुत ही डीप बातें हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली ऐसा फील नहीं करते, तो ये बिल्कुल हमें अपोजिट लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ट्रेन में बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, या सेम हमारे हैंड में भी आ सकता है, और तीनों सिचुएशन मैंने बता दिया। अब देख रहे हैं कि अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन, द कॉइन फॉल बिहाइंड, कब गिरेगा, एक्सीलरेशन होगा, वो आगे निकल गया और वो क्या रह गया, पीछे रह गया। देखें तो अब कैसे आंसर दिए आप, आंसर कैसे निकला, क्रिस्टल क्लियर था कंसेप्ट, क्या था कंसेप्ट, ये होता है पावर ऑफ क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर होता है तो 100% हम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को ही चूज करते हैं। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डजंट चेंज, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, पक्का। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। फिर सेकेंड, फोर्थ, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म, क्या है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन है, तो फिर क्या होगा इसमें,
मतलब एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है। इधर देखना, इधर सपोर्ट है अभी एक्सेलेरेशन है 2, फिर अगले सेकंड में क्या होगा अगर यूनिफॉर्म है तो? अरे एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब फिक्स है, तो अभी 2 है तो बाद में भी क्या होगा, फिर क्या होगा? अरे वेलोसिटी नहीं कह रहा हूँ यार, तुम लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हो। मैं एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन 2 है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा अगले बार? 2 ही रहेगा। फिर क्या होगा? वेलोसिटी नहीं कि वेलोसिटी 2 से बढ़ रहा है, मैं एक्सेलरेशन पे फोकस कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन 2 है और एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब नो चेंज, तो 2 का 2 ही रहेगा, वो क्या रहेगा वो? 2 का 2। बट चेंज क्या हो रहा होगा? वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? एक्सेलरेशन। तभी एक्सेलरेशन 2 है, नेक्स्ट टाइम फिर, तो हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा और एवरेज भी क्या होगा? 2 होगा। बात है समझ में? अब बता सकते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन में बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस या एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट बी। में है और यहाँ पे मस्ट है, इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, एवरेज एक्सेलरेशन लेस ग्रेटर, क्या होगा? सेकंड वाला। बात आया समझ में? यूनिफॉर्म है इसका मतलब एवरेज की वैल्यू और हर इंस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? एवरेज की वैल्यू और हर इंस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम। और ये नोट में लिख लेना, ये एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है और वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है कि इफ इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैं पहले वेलोसिटी पे कमेंट कर रहा हूँ, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? ये फर्स्ट पॉइंट आपके नोट में होना चाहिए, क्या? कि इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू, फिर सेकेंड एक्सेलरेशन पे अब कमेंट करेंगे, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या इंस्टेंटेनियस होगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है? हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। बात आया समझ में? तो सेम एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। तो कितने पॉइंट हो गए? अरे कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट क्या है? पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू हाँ, यू इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी नॉट इक्वल टू, और इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस क्या नॉट? एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू, है ना? पूरा नहीं बोलते हो, नॉट बोल दिया बस, पूरा कंसेप्ट नहीं जाना है माइंड में, है ना? बस थोड़ा सा चाहिए। फिफ्थ, इफ अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन एक्सेलरेशन क्या होगा? फर्स्ट इज कांस्टेंट बेवकूफ़ है क्या? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। सिक्स्थ, सिक्स अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटी डिक्रीज, रिटार्डेशन के केस में डिक्रीज क्या होता है? रिटार्ड हो रहा है तो डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होगा यार। क्या होगा? स्पीड क्या होगा उसका? डिक्रीज। हाँ, रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का अपोजिट। एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन ही है वो, है ना? दो तरीके के एक्सेलरेशन होता है, इधर देखना।
एक एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन स्पीड को, तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसे मैंने लिखा था अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो डिक्रीज कब करता है, जब उसकी वैल्यू क्या हो, माइनस में हो। तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो वो एक्सेलरेशन ही है, बट वो एक्सेलरेशन स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो नोट में लिख लेना कि रिटार्डेशन क्या है, ऑल्सो अ एक्सेलरेशन बट इट डिक्रीजेज द स्पीड। बात आया समझ में? तो इसको नोट्स में रखना है ना। रिटार्डेशन वर्ड का मतलब वो एक्सेलरेशन ही है, बट वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अब बिल्कुल गलत, थप्पड़ खींच के दूंगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन। फोकस के साथ ना सुनना है ना समझना है, और साथ साथ टिक क्यों लगा रहा है इसमें, बंद करो ये वर्कशीट। वर्कशीट पे खोया पड़ा है, तेरा फोकस ही नहीं है इधर। सारे आंसर बता देता हूं, टिक लगाओ फिर घर जाओ। 100 बार मैंने बोला है कि तुम्हारा फोकस यहां होना चाहिए, ना तो नोटबुक तुम्हारा ओपन होना चाहिए, ना कोई क्वेश्चन ओपन होना चाहिए। क्लोज करो ये, पता नहीं कब आएगा समझ में। अभी कितने तरीके से मैंने बताया था कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन। तो फोकस रहेगा जब, तो तुम्हें तो टिक लगाना है बस, आंसर सारे मिल जाए। तो फिर घर पे बैठा करो, आंसर शीट भेज दूंगा, तुम्हारी हो जाएगी स्टडी। बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8, टीचर तुम्हें क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुम्हारे अच्छे के लिए, कि ताकि तुम फोकस के साथ समझो। तो फिर नया अपना इंस्ट्रक्शन लेकर आ जाते हो कि नहीं मैं तो टीचर की बात मानना ही नहीं है, खुद ही कर लेना सारी चीज़ें। तो नॉर्मल है, डायमेंशन भी हमने कर रखा था, SI यूनिट भी कर रखा है। अब चलो यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। क्या होंगे यहाँ से, न्यूमेरिकल थोड़े से स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन है क्या, न्यूमेरिकल रीड करना। A train passes an electric pole in 10 seconds and a bridge of the same length as the train in 20 seconds. Among the following, the correct statement is non-uniform. क्या कह रहा है कि यार ट्रेन पासेज अ इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल को पास करने में कितना टाइम लग रहा है उसे, 10 सेकेंड, एंड अ ब्रिज ऑफ सेम लेंथ, एक ब्रिज उसकी सेम लेंथ है, सेम लेंथ एज द ट्रेन। सेम लेंथ ब्रिज का है, किसके किसके सेम है, एज ट्रेन। जितने लेंथ का ट्रेन है उतने लेंथ का क्या है, ब्रिज है। तो फिर टाइम कितना लगा। एमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म, it is moving with non-uniform uniform acceleration, moving with non-uniform velocity और non-uniform acceleration। अब बताओ कौन बताएगा प्रॉपर रीजन के साथ, तुक्केबाजी नहीं। बोल तो दिया, थर्ड में पूछ दूं कैसे, बताओ। सर एक्सेलरेशन कॉज होता है चेंज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर पर्टिकुलरली अगर एक एक्सेलरेशन उसका दे रखा है 10 सेकेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिर एवरी सेकेंड मतलब एवरी सेकेंड इंटरवल के बाद 10 सेकेंड के बाद वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर acceleration इससे क्या होगा फिर, तो सर उससे फिर टाइम जो है वो उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एकदम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उससे टाइम को चेंज पड़ेगा ना। नहीं बैठ जाओ, है ना। क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें डीप में चीज़ों को ना तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको अपने विजुअलाइजेशन में लाना पड़ेगा कि सिचुएशन हो क्या रहा है। तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आ गया, बट क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा। सर फर्स्ट वाला, कैसे, सर क्योंकि पोल है उसको पार करने में उसे 10 सेकंड्स लग रहा है, तो जो ट्रेन ट्रेन जब किसी चीज़ को पूरा क्रॉस करती है तो और अगर उसकी लेंथ बहुत कम है तो वो एक्चुअली अपने ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो हाँ। उसमें 10 सेकंड लग रहा है। और ब्रिज भी उसी के लेंथ का है, तो अगर वो उसे क्रॉस कर रही है तो उसने अपने लेंथ का 2 टाइम्स। ठीक है, देखो इस बच्चे ने एक्चुअल में उस चीज़ को समझ गया जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। किसी को आया समझ में, किसी को आया समझ में, आया किसी को समझ में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हर एक सेकंड में, जैसे लिखा है इधर, है ना। यही तो थोड़ा सा क्या है ना, डीप में चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना, इसका एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंट है। तो ये बता रहा बच्चे
स्पीड या वेलोसिटी क्या बताता है कि हर सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो जैसे मैंने लिखा है स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो किसी बच्चे को इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हर सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करेगा। स्पीड क्या बताता है कि हर एक सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है। बात आ गया समझ में? तो ये वैल्यू क्या कह रहा है कि हर एक सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा वो 10, फिर अगले सेकेंड में 10। एक्सलेशन लिखा था, फिर यही नहीं बोल देना, फिर प्रॉपर तरीके से अगर लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? वो 10 से 20 हो जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है? हर एक सेकंड 10 मीटर ही रहेगा। देखा खतरनाक पड़ रहा है। तो वेलोसिटी 10 वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी। से बढ़ेगी। एक्सेलरेशन क्या कह रहा है? वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी। वेलोसिटी क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि इतना डिस्टेंस कवर होगा। ये कवरिंग के बारे में बता रहा है कि कितना कवर हो रहा है। ये क्या बता रहा है कि हर एक सेकेंड में 10 मीटर क्या कर जाओगे आप? कवर कर जाओगे। ये क्या बता रहा है कि हर सेकेंड में क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी 10। ये क्या बता रहा है? क्या हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है? डिस्टेंस 10 मीटर कवर हो रहा है। मतलब आप अगले सेकेंड में कहाँ रहोगे? 10 मीटर आगे, फिर अगले सेकेंड में, फिर तो स्पीड बताता है ये वेलोसिटी कि हम कितना कवर कर रहे हैं हर सेकेंड में। और एक्सेलरेशन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी में हर सेकेंड में कितना का चेंज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पता ही नहीं रहता जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को कि एक्चुअल में स्पीड या वेलोसिटी क्या बता रहा है, उसकी ये वैल्यू है तो क्या कहना चाह रहा है वो। बात है समझ में? इसको प्रॉपर वर्ड में लिखना। तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है तो ये क्या कहना चाह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है स्पीड कि हर एक सेकेंड में कितना हम डिस्टेंस कवर। वेलोसिटी क्या बताना चाह रहा है कि हर एक सेकेंड में हम कितना डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट करता है और स्पीड डिस्टेंस पे, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी। बात आ गया समझ में? अब देखना सपोर्ट एट, इधर देखना, इनिशियली वेलोसिटी है 10 या स्पीड, फिर हो गया 20। कितना हो गया? 20 तो पहले एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 10 फिर दूसरे एक सेकेंड में, 10 तो 2 सेकेंड में कितना हो गया टोटल? 20 2 सेकेंड में कितना हो गया? 2 सेकेंड में 2 सेकेंड में कितना हो गया? 30। पहले सेकेंड में 10 और दूसरे सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में कितना हो गया? 30। 2 सेकेंड में फोकस रखना, पहले भी 10 था, बाद में भी क्या है? अब 2 सेकेंड में कितना कवर होगा? अरे 2 सेकेंड में कितना कवर होगा? 20। 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है। क्या है ये? तो हर एक एक सेकेंड में सेम ही डिस्टेंस कवर। नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? चेंज होता। अब देखना इससे इसका लिंक क्या है ना? एक बच्चे ने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये नोट में लिखोगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको वर्ड्स में अपने लिखोगे। फिर लिखोगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको भी अपने वर्ड्स में लिखोगे। अगर ये सारे बातें आपको नहीं आ रहा ना, तो फिजिक्स आपका वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा जितना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? आयुष को तो बस आराम से बैठा हुआ है लेजीनेस की तरह। फिर देखना बच्चे इधर, हाँ सुन तो सारे लोग ही रहते हैं यार स्टोरी की तरह। कि अब देखना एक पोल है, क्या है? एक है ना, ट्रेन प्रॉब्लम मैंने पहले भी कराया। तो पोल है ये, तो ट्रेन यहाँ पे है। तो कब बोलेंगे कि ट्रेन इसको क्रॉस कर चुका है? जब ट्रेन का बैक साइड कहाँ पहुंच जाए, फिर ये सिचुएशन आएगा, तब बोलेंगे कि ट्रेन क्या कर चुकी है। तो ट्रेन का ये इंजन है ए, वो ए कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। तो ये कितना मूव करना पड़ा ट्रेन को? कितना मूव करना ट्रेन को? खुद का लेंथ। कितना मूव करना पड़ा?
खुद का लेंथ। बात है समझ में? अगर यही एक ब्रिज होता, क्या होता है एक, और इसमें से ट्रेन को क्रॉस करना है, या मान लो कुछ भी है, ये है ना ब्रिज टाइप का है, या तो ट्रेन का ए यहाँ पे है, कब बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस हो चुका है? जब ऐसा सिचुएशन बन जाए। ए कहाँ पहुंच चुका है? अब कितना चलना पड़ा? ए यहां से यहां तक है, तो ये गैप क्या है? ये गैप ब्रिज का लेंथ और ट्रेन का लेंथ, पहले भी किया है ना। तो ब्रिज क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ता है? खुद का लेंथ प्लस, बट पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? अपना लेंथ। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? सेम। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो? अब ये कह रहा है कि 10 सेकेंड लगा है, क्या लगा है? ट्रेन को क्रॉस करने में। तो इस केस में लगा है ना ट्रेन को, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ा? पोल वाले केस में कितना चलना पड़ा? 10 सेकेंड चलना पड़ा। खुद की लेंथ, सपोर्टेड इसकी लेंथ ले लेते हैं x, तो ट्रेन x चला है कितने देर में? 10 सेकेंड में। यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? लेंथ। अरे लिखा हुआ है लेंथ, लिखा पढ़ो, कितना लेंथ है ब्रिज का, कितना लेंथ है ट्रेन का, तो x लेट कर लिया है। ब्रिज का कितना लेंथ है? x, तो कितना चलना पड़ा ट्रेन को यहाँ पे? कितने देर में? 20 सेकेंड में। तो अब यहाँ पे स्पीड देखो कितनी है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है? कितना है स्पीड? यहाँ पे निकालो डिस्टेंस कितना है? अरे डिस्टेंस कितना है और स्पीड टाइम कितना है? ये आंसर, अरे कितना है ये आंसर? x/10। तो दोनों जगह स्पीड क्या है? दोनों जगह स्पीड क्या है? सेम। तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? हाँ, तो सारी चीजें मैं बनाकर पका पकाया आपको दूं तो खाने में आपको बहुत मजा आ रहा है। सोच नहीं पा रहे हो आप लोग, इतनी सारी चीजें पूरा मैं एक्सप्लेन किया, तब समझ में आया, तब ऑप्शन तब टिक करो। कर लो अब सीट में टिक, नहीं तो पता नहीं ऑप्शन भाग ही जाएगा। समझना नहीं है तुम्हें, केवल टिक चाहिए। क्या चाहिए? बस कौन सा ऑप्शन होगा बस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, सोचना था, बट आप लोग सोचते ही नहीं हो। तुम्हारा फोकस पता है क्वेश्चन पे नहीं होता है, ये क्वेश्चन है इस पे फोकस नहीं होता है। कहाँ पे फोकस होता है? ऑप्शन पे। कहाँ पे होता है? अगर क्वेश्चन हटा दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए, फिर भी आंसर दे दोगे आप। बी कैसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे मतलब नहीं है, ऑप्शन क्या सेकेंड, ऑप्शन क्या थर्ड, इसको कर दिया गैप और ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन छोड़ दो, ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लगा दो तुक्का। थर्ड, फोर्थ, ये होता है तुम्हारा रिप्लाई। कि स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का, वो गया साइड में, और ऑप्शन में से 1 2 3 4 ये तो कोई ना कोई होगा। 2 नहीं सर 3, फिर 4, ऐसे बोलोगे आप। यार पहले क्वेश्चन समझो, ये क्लियर होगा तो फिर इसकी औकात ही नहीं है कि ये क्लियर ना हो। और जब ये क्लियर ही नहीं है तो फिर ये तो क्लियर होगा ही नहीं। तो तुम ये क्लियर नहीं करते हो क्वेश्चन, क्या क्लियर करते हो? ऑप्शन। फोकस कहाँ रहता है? ऑप्शन क्या दे रखा है। तुम रीड इसको करते हो और रीड करते इसको करते हो साइड में, फिर ऑप्शन रीड करना शुरू करते हो। अरे इसको तो पहले समझ यार, क्वेश्चन समझोगे तो हमें ऑप्शन रीड करने की नीड ही नहीं होगी। डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या था? अभी क्या आंसर आया था इसका? अरे क्या आंसर आया था? सेम वेलोसिटी आया था। सेम वेलोसिटी कितनी आई थी वैल्यू? x/10। अब मैच कर लेंगे, बाद में ऑप्शन से इसको मैच करेंगे कि किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो तुम क्वेश्चन करते हो साइड में ऑप्शन, पूछू ये क्वेश्चन, इससे कोई मतलब ही नहीं है, A B C देखना शुरू करोगे। अब पता नहीं कब सीखोगे आप। कब सीखोगे? आज। कब? या अभी? अभी। और क्लासरूम से बाहर जाते ही? कभी नहीं। अभी किस में चेंज हो जाता है? कभी नहीं में। अब पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब सोच नहीं रहे हो कि पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसमें होता क्या है, इसको ब्रेन में रखते हुए मुझे सोचना है। तो इसको करते हो साइड में और तुम्हारा फोकस कहाँ पहुँच जाता है? केवल
यूनिफॉर्म वर्ड पे कहाँ पहुँच जाता है। और यही क्वेश्चन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो भी तुम वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ट्रीट करते हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो डिफरेंट थिंग्स है, बट तुम ट्रीट कैसे करोगे दोनों को, सेम, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म है, बस यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म। वो वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, ये एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये तो रट्टा मार ही लिया पूरे तरीके से। थर्ड 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 करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फोर्थ सही है। फोर्थ, एक्सेलरेशन डजंट अफेक्ट द वेलोसिटी, तो खतरनाक तरीके से अफेक्ट करता है, तो फिर तो ये गलत हो गया। पहले गलतियों को हटाना होता है, फिर ऑप्शन क्या हो जाता है, कम। देखा ना केबीसी में 50-50, 50-50 में क्या होता है, तो गलत हटाने पे इजी हो जाता है। तो तुम गलत को हटाने की कोशिश नहीं करते हो, पहले करेक्ट ढूंढोगे गलत में भी। तो ये हट गया। अब ऑप्शन कितने बन गए, 3। और एक और ऑप्शन क्या हटा सकते हैं, कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज, कैसे फॉल्स है यार, जबरदस्ती फॉल्स है। एक्सेलरेशन का क्या रोल है, रट्टा मार लिया। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन, अरे रट्टा नहीं मारना यार, रोल पूछ रहा हूँ, रोल, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ स्कूल की तरह कि डिफाइन एक्सेलरेशन, तो तुम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रोल, क्या है रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को चेंज करना। सॉल्ट का क्या रोल है, सॉल्टी करना। शुगर का क्या रोल है, तो एक्सेलरेशन का क्या रोल है, वेलोसिटी को चेंज करना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को चेंज करना। तो तुम डेफिनेशन पूरा रट्टा मार रखे हो, निकल ही नहीं रहा जुबान से तुम्हारे वो। तो क्या करता है एक्सेलरेशन, किसको, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज, डायरेक्शन चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। कौन करता है चेंज, तो व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो क्या ट्रू नहीं है, कह रहा फॉल्स, फॉल्स है ये, कि डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। कौन कर सकता है चेंज, तो एक्सेलरेशन है, तो कह रहा है इसको फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांट चेंज व्हेन एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन है और कह रहा है वेलोसिटी चेंज, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, तो ये क्या हो गया फिर, ये गलत हो गया कि डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा, नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का काम ही क्या है, वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकता है, उसकी वैल्यू चेंज करके या उसके डायरेक्शन। नोट्स में लिख लेना इस पॉइंट को। पहला कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन, रोल ऑफ एक्सेलरेशन। सेकेंड क्या होगा कि हाउ कैन एक्सेलरेशन, या हाउ एक्सेलरेशन कैन चेंज, हाउ एक्सेलरेशन कैन चेंज वेलोसिटी। आंसर क्या लिखोगे, अरे आंसर क्या लिखोगे इसमें, कि एक्सेलरेशन कैन चेंज वेलोसिटी इन 2 वेज। एक्सेलरेशन कैन चेंज, फर्स्ट वेज क्या है, बाय चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में वैल्यू, और दूसरा है ना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट्स में होने चाहिए। मुझे कल नोटबुक अब चेक कराना सारे।
ठीक है, अभी हमने क्या किया, तो ये दूसरा गलत हो गया। एक्सलेशन क्या कर सकता है, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, या तो उसके डायरेक्शन को चेंज करके या उसके मैग्नीट्यूड। दो ऑप्शन गए। फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कांट चेंज नहीं हो सकता इफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, तो ये भी क्या हो गया फिर। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एक जैसे हैं। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 क्या है, ये कह रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, एक्सलेशन है और कह रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। एक्सलेशन का काम ही क्या है, वेलोसिटी को या तो डायरेक्शन चेंज करके या तो मैग्नीट्यूड। ये फर्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज व्हेन एक्सलेशन इज कांस्टेंट। एक्सलेशन है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो तुक्के लगाओगे फिर। अभी जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ना, देखना कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा घर पे जाकर खुद ये सारे क्वेश्चन रीड करे, उसको लगेगा क्लास में तो सर ने करा दिया और सबका ऑप्शन मिल चुका है, अब इसको करने की नीड नहीं है। यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है स्टूडेंट का। ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहा है वो मेरे नॉलेज के थ्रू सॉल्व हो रहा है, तुम्हें अब सॉल्व करना है अपने खुद के नॉलेज के बेसिस पे। तो तुम्हें लगता है कि सर ने करा दिया, क्लास में हो गया, अब क्यों करो। अरे सर ने कराया तो किसने किया क्वेश्चन, ये कौन कर रहा है सारा क्वेश्चन, मैं कर रहा हूँ ना, अभी तुमने तो किया नहीं। वैसे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये सारे क्वेश्चन को खुद से करना। बात आया समझ में। अभी कौन कर रहा है सॉल्व, मैं कर रहा हूँ ना, बट अब आपने तो किया ही नहीं सॉल्व, बट आप छोड़ देते हो, सर ने किया तो मैंने भी कर लिया। अरे तुम अपना करोगे और मैं अपना कर रहा हूँ। जब तक क्वेश्चन ये सारे सॉल्व नहीं करोगे, और क्वेश्चन के साथ साथ आप वर्कशीट पे ही सॉल्व करो, बट साथ में पेन से क्या करो, यहाँ पे उसके हर चीज़ में ना देखना, मैं बता रहा हूँ, आप वर्कशीट पे ही सॉल्व करो, जो प्रिंटेड निकाल रखा आपने, यहाँ पे रखो इसके की पॉइंट। क्या लिखो, हर क्वेश्चन का की पॉइंट, इस क्वेश्चन का क्या था की पॉइंट, इस क्वेश्चन का क्या था की पॉइंट। हर क्वेश्चन के साइड में आपके क्या होने चाहिए, की पॉइंट। अगर वो की पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नोट में लिखो, फिर वर्कशीट तो कल नहीं तो परसों क्या करोगे उसको साइड, फिर कहोगे कि मम्मी ने ना पता नहीं वर्कशीट कहीं रख दिया, मम्मी को बना दोगे विलन। किया तो खुद कांड, बट ब्लेम किसको करोगे, मम्मी को नहीं, बेचारी मम्मी को। किसको, मम्मी को बना दोगे बेचारी, मम्मी को तो कुछ समझ में नहीं आता, मम्मी ने साइड करे। मम्मी तो एक चीज़ भी बच्चों का नहीं इधर उधर करती है, सोचती यार ये तो शायद पता नहीं स्टडी से रिलेटेड है, उससे पहले पूछूं, बेटा ये तेरे काम का है क्या, देख तो तू कहाँ इधर फेंक रखा था। मम्मी ढूंढ ढूंढ के लाती है घर में, तुम इधर उधर फेंकते रहते हो, मम्मी क्या करते उसको, यार उस अलमीरे में ये पड़ा हुआ था तेरा, देख स्टडी का इस क्लास का है क्या है, होता है ऐसा नहीं होता है। तुम क्या करते हो, उसी मम्मी को बेचारी बना के ब्लेम कर देते हो कि मम्मी ने कहीं गैप कर दिया। फिर अब बस स्टार्टिंग विथ स्पीड, स्लो डाउन, तो पहले स्पीड कितना था 12, फिर क्या हो गया स्लो डाउन होकर, तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये इनिशियल स्पीड है या वेलोसिटी है, ये क्या है फाइनल, और ये क्या है टी, और पूछा क्या गया है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की जगह पे क्या पुट करूँ 6, यू की जगह पे 12, ए की जगह पे ए, और इंटू 2 कितना 3, तो ये 3a हो गया, 12 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 3a, और 3 आकर डिवाइड करके क्या बन जाएगा -2। तो क्या ऑप्शन हो गया फोर्थ। फर्स्ट चिल्ला रहा है बेवकूफ़। चीज़ और पनीर पूछ लो। हाँ यार ये तो मेरे को ना गलत प्रूफ कर रहा है, कह रहा है कि एक्सलेशन एवरेज एक्सलेशन का फॉर्मूला ये है। अरे पूछ रहा है तो वही तो मैं भी तो बता रहा हूँ यार, तू पूछ रहा है तभी तो बता रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि ये फार्मूला है, और अभी सर ने जो फार्मूला यूज़ किया था उस फार्मूला में थोड़ा सा डाउट या कन्फ्यूजन सा है कि ये क्या हो गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो ये यूज़ करना चाहिए, और मैंने क्या यूज़ कर दिया, बात एक ही है, इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर, क्या बनेगा ये 80 इक्वल टू, और माइनस यू उधर लेकर जा, क्या बन जाएगा u प्लस इक्वल टू वॉट, तो दोनों बातें क्या हैं
एक्सप्रेस अलग अलग वे में किया गया है, दोनों सेम है बट एक्सप्रेस डिफरेंट वे में किया गया है, तो तुम्हें दिख नहीं रहा बस, है ना। तो गलती तुम्हारी आँखों की है, और साथ साथ तुम्हारे ब्रेन भी तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी तुक्केबाजी करते रहना, प्रॉपर करना, आंसर आया तभी टिक करना, अदरवाइज मुझसे पूछोगे, तुक्केबाजी नहीं करोगे। कर दो तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो, न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लें। मैं काफ़ी आप लोगों को डीप कंसेप्ट बता बता के आपको परेशान कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। नहीं वर्किंग नहीं करो, तुम फास्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। आ गया यार। ये तुम बताओ, तुम लोग सारे 9th वाले हो और ये आंसर 8 वाला दे रहा है आज बहुत तेज। कुछ तो इसकी मम्मी अलग खिलाती है। है क्या ऐसा? खिलाती नहीं मम्मी? मम्मी खिलाती नहीं, बट नॉर्मल चीज़ें खिलाती नहीं, रोटी वगैरह खिलाती है, चावल खिलाती नहीं, स्पेशल क्या नहीं खिलाती हैं? स्पेशल में कुछ भी नहीं। अच्छा, स्पेशल रोज ही होता है। मेरे को लगा यहाँ पे भी मम्मी को बेचारा ही बना देगा, तो कि बेचारी मम्मी कुछ खिलाती नहीं है। क्या होता है स्पेशल रोज? कुछ ना कुछ होता है। पनीर क्या? आज पनीर है, कल मशरूम का प्याजा था। आज पनीर, कल मशरूम का प्याजा। मशरूम का प्याजा, और बहुत कुछ है। सोता तो है बट क्वेश्चन तो बहुत तरीके से कर रहा है ना, तू तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हो गया। तो इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब यू क्या है? यू क्या है? 0। स्टार्ट विथ मूविंग एक्सलेशन ए हमारे पास है। देन क्या पूछा जा रहा है? टाइम पे क्वेश्चन मार्क लगा है, और वेलोसिटी पिक अप टू, तो मतलब ये क्या हो गया? v। तो सेम u इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस AT से हो जाएगा। 8 क्वेश्चन 8 इनिशियल u हो गया, एक्वायर मतलब फाइनली यहाँ पहुँच गया, ये v हो गया, इनिशियली ये u था, फिर ये tv है, पूछा क्या गया फिर? एक्सेलेरेशन, फिर वही सेम फर्स्ट इक्वेशन। 9th, अरे क्या इतना फास्ट ही करना होता है? देख रहा है मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ सॉल्व, तू तो कुछ करता ही नहीं यार। 9th, मूविंग मतलब इनिशियली हमने देखा स्टार्टिंग में तो कार किससे मूव कर रहा था, तो ये यू हो गया। इनिशियली देखते ही पता चले उसको इनिशियली बोलते हैं। कार को आपने देखा क्या दिख रहा है? कार कि 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, मतलब इनिशियली। कितना टाइम लगा? 3। और कार क्या हो गया है? स्टॉप का मतलब पहले मूविंग कंडीशन में था, पहले का मतलब इनिशियली, और बाद में मतलब फाइनली क्या हो गया? रुक गया। मतलब ये v है, और v स्टॉप का मतलब 0 है। ध्यान रखना जब भी स्टॉप आए तो वहाँ पे फाइनल 0 ही होता है ना। ये थोड़ा सा याद रखोगे। फिर एक्सलेशन और टाइम, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन ही लगना है फर्स्ट इक्वेशन। कितना है आंसर? अरे आंसर कितना है? 8 में कितना आया था? 8 में 8 क्वेश्चन 8 सबका 5 आया है। 2 5 है यार, एक प्लस का एक माइनस का। पक्का? फिर भी मैं कर लेता हूँ ना। ये 20 इक्वल टू 10 प्लस 2a, हाँ ठीक है, 10 और 2 5 प्लस का 5। 9th क्वेश्चन, 9th 0 इक्वल टू फाइनल इक्वल टू इनिशियल है 60, और क्या है? टाइम है 3a, तो -60 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10 10 10 10 10 10। आफ्टर इट स्टार्ट होते समय क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट होता है, तो u हो गया
एक्वायर का मतलब बाद में उसने अचीव किया है, बाद का मतलब फाइनली, एक्वायर का मतलब बाद में उसने अचीव किया है, तो ये क्या हो गया v, और ये हो गया t। क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो मतलब 36। इस पे थोड़ा सा इशू है, यूनिट का इशू है, ये सेकेंड में है और यहाँ पे किलोमीटर पर आर में है, यूनिट का इशू है। यूनिट कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 टू जा, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर 10 इक्वल टू 0 प्लस 10a, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया a 1। 11th क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11। कितने बच्चों को आज की बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, मैं काफ़ी डीप की बातें बताया हूँ है ना, बहुत ही 11th-12th के बच्चों को भी जनरली वो सारी चीज़ें इतनी डीप में नहीं पता होता है, बट आप नोट में नहीं करोगे ना, नोट में अपने लैंग्वेज में केवल ऐसे सुना साउंड, और साउंड निकल जाता है ब्रेन से थोड़ी देर बाद, उसको नोटबुक पे आप प्रॉपर तरीके से नोट करना। और मैंने बार बार बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, नोट करना है, नोट करना है, तो वीडियो देखना है। वीडियो देखते भी नहीं है बहुत सारे बच्चे। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और वो एस है। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो मुझे ना कितनी सारी चीज़ें याद है, तो मैं भी कुछ तो खाता हूँ स्पेशल, तभी तो क्या स्पेशल खाता हूँ मैं, तो मुझे ना स्वीट्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो स्वीट से ब्रेन ना बहुत शार्प होता है ऐसा लगता है। और ना गाय का दूध, काऊ मिल्क प्योर अगर मिले तो उससे ना ब्रेन सच में बहुत ही अच्छे लेवल पे जाता है। बोफेलो नहीं, भैंस का नहीं ना, बोफेलो की तरह दिमाग मोटा हो जाता है वो, है ना। ये मे भी शायद साइंटिफिक तरीके से प्रूफ भी किया है कि बोफेलो मिल्क से ब्रेन उतना अच्छा नहीं होता, डल टाइप का होता है, काऊ मिल्क से ब्रेन शार्प होता है। कौन सा मिल्क लेगा नैतिक अब, फर्स्ट है 0.75 मीटर से 0.मीटर पर। फिर क्वेश्चन नंबर 12, यस आज कुछ कर नहीं रहा है ज़्यादा, सो कर आया ना, क्लास से 5 मिनट पहले जगाया और फिर चला आया, तो फिर इम्पैक्ट तो होगा ही। कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो दबा के सोओगे फिर तो फिर दिमाग तुम्हारा सो ही रहा है अभी तक। देखा आज कितने सारे गलत आंसर दे रहा था, तो क्यों कि क्लास से 5 मिनट पहले जगा है और चला आया, तो मेंटली तो तुम्हारा ब्रेन सो ही रहा था, एक्टिव हो ही नहीं। सुबह जगो, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करो, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करो, प्रॉपर तरीके से बात वगैरह करो, नहाओ वगैरह, फिर देखो कितना एक्टिव रहोगे आप, फिर ब्रेन आपका 100% एक्टिव रहता है, साथ देता है, फिर सो ही रहे होता है फिर नहीं तो। ये इनिशियल है u, और ये v, क्या निकालना है तुम्हें एक्सलेशन, और ये क्या है s, u है, v है, s है, और a निकालना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और स्क्वायरिंग करते समय डेसिमल पॉइंट को रिस्पेक्टफुली हैंडल करना होगा। और टेस्ट के मैथ के टेस्ट में भी 0.2 का स्क्वायर 0.4 हो गया था तेरा ना।
नहीं हुआ क्या बच्चे 13? सर हम्म सर एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना, हम्म तो वो तो दे ही रखा है। अरे चेंज इन वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा, वी माइनस यू करने से क्या आ गया चेंज, और रेट कैसे आता है फिर उसको टाइम से डिवाइड, और वो इक्वेशन फर्स्ट ही बनता है इनडायरेक्टली। ट्वेल्व कर रहे हो 13 कर रहे हो आप? 12। अच्छा स्क्वायर वगैरह करना है और डेसिमल भी उसमें इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा मज़ा आ रहा है कैलकुलेशन करने में, नहीं? युविका तू नहीं कर रही है ना? बट नहीं कर रही है। डन करो बच्चे, 12 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सर बस हो रहा है। होमवर्क में करने हैं। फिर ग्राफ है, ग्राफ स्किप करना है, ग्राफ को हम बाद में अच्छे से डील करेंगे। कोई तो होगा यार सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, आप एच डब्ल्यू में कर लेना क्वेश्चन नंबर 12, और 12 से आगे जो भी न्यूमेरिकल्स है जस्ट आपको ग्राफ को स्किप करना है। ठीक है, किसी का आंसर आ गया तो फाइनली बताओ, बाइंड अप करें आज की क्लास को हम। आया आंसर? अरे कटिंग चल रही है, करते रहो फिर कटिंग, होमवर्क में रहेगा।